नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे रीट प्री पेपर 2022 का, जिसमें सामाजिक अध्ययन के यानी सोशल स्टडीज़ लेवल सेकंड के अंदर 60 प्रश्न पूछे गए थे। उनकी हम बात करेंगे। यहाँ से हम शॉर्टकट में कहते हैं एसएसटी के। तो शिफ्ट 2 के जो पूरे प्रश्न हैं हम उसकी बात करेंगे, जिसमें 60 प्रश्न पूछे गए थे। तो कौन कौन से टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे उनकी चर्चा करेंगे। तो मैं आपको 2022 से लेकर और 2011 तक जो भी पेपर हुए हैं प्री के, रीट प्री के और लेवल 2 के, मैं सारे पेपर आपको करवाने वाला हूं। आज हम बात करेंगे 60 प्रश्नों की। नए विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो पहली बार तैयारी कर रहे हैं। तो और आपके पास 30 दिन बचे हैं और इस 30 दिनों के अंदर आपको देखना है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें किस प्रकार की तैयारी करनी है। तो आपको अच्छे तरीके से पेपर को पढ़ना है और देखना है किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं और हम अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन और रीट से संबंधित नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। तो ये है हमारे पास पेपर सेक्शन बी खंड, ठीक है। तो सोशल स्टडीज़ सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न है इसके अंदर और 2022 का है ये। और ये शिफ्ट के अंदर है, अभी भी जारी हो चुकी है। तो 27 और 28 फरवरी को आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आप अच्छी तरीके से तैयारी करें और पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ें। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया 91 नंबर से आपका स्टार्ट होगा। L2 के जो विद्यार्थी हैं 60 प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, एक राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कंचन कचन के बीच स्वाद कौन से बौद्ध ग्रंथ में है। तो कौन से हो जाएगा, ये ग्रंथ है मजीम निकाय के अंदर है। किस में है, मजीम जो है मजझीम निकाय के अंदर है। याद रखना है कि एक राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कचन के बीच स्वाद कौन से बौद्ध ग्रंथ है। अब मैं आपको बता दूं कि बौद्ध व जैन धर्म को अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न पक्के आएंगे। एक महाजनपद जैन बौद्ध से पक्का प्रश्न आएगा। दूसरा प्रश्न है कि कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। यानी जो कौन से बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ में यानी जो बौद्ध संघ था या मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। विनय पिटक में था, सूत पिटक में था या अभिधम पिटक में था या जातक कथाओं के अंदर था। तो इसमें बताइए कि इसका जो उल्लेख मिलता है कि जो बौद्ध संघ था या हम मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था, वो था अपने विनय पिटक के अंदर। कहाँ पे था, विनय पिटक के अंदर। अच्छे तरीके से पढ़ना इन तीनों को। फिर प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय दर्शन की 6 पद्धति यानी षड दर्शन में कौन शामिल है। तो षड दर्शन के अंदर हम बात करें सत्यार्थ प्रकाश है। उसके बाद हम बात करें, इसने पूछा कौन शामिल है, तो एक ही शामिल है। कौन है, वो है वैशेषिक। कौन है, वैशेषिक। सत्यार्थ प्रकाश नहीं है, महाभारत नहीं है और उपनिषद नहीं है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था। पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया था। तो वो आए थे अपने मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज आए थे। ये आपको याद रखना है। प्रश्न एक प्रश्न यहाँ से बनेगा। आपको अच्छे तरीके से जो भी ये यूनानी शासक आए थे आपको याद रखना है किस शासन के काल में आए थे सारे के सारे। अगला प्रश्न है कि अरिका मेडू के विषय में पूर्ण सत्य कथन बताइए। देखिए आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी क्योंकि वहाँ से प्रश्न पिछली बार बने थे। तो यह पुडुचेरी में स्थित है, बिल्कुल सही है। अरिका मेडू महत्वपूर्ण पतन था, ये भी सही है। यह एफोरा जैसे पात्र मिले हैं, ये भी सही है। तो ये गलत हो जाएगी। यहाँ यूनानी साम्राज्य, ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसका आंसर होगा 1, 2 और 3 बिल्कुल आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है अरिका मेडू से संबंधित हो सकता है दोबारा रिपीट हो जाए। अगला प्रश्न है कि चीनी तीर्थयात्री सवेन तसांग किस राजा के दरबार में रहते थे। तो सवेन तसांग जो है किस राजा के दरबार में रहते थे। अच्छा प्रश्न है। मैंने कहा एक प्रश्न पक्का याद रखना है, चीनी यात्रियों से संबंधित, यूनानी से संबंधित। तो ये हर्ष के दरबार में रहते थे सवेन तसांग। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरों के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। तो किस नाटक में गुप्त काल में, गुप्त काल टॉपिक है, वहाँ से एक प्रश्न पक्का आएगा। तो गुप्त काल के अंदर एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है, वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। और ये किसका है, नाटक कालिदास का है। याद रखना इस प्रकार के एक प्रश्न कालिदास से भी आएगा। तो कालिदास का ये नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम और यहाँ पे ये बात कही गई है। भीतरगांव का मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये भीतरगांव का मंदिर है अपने उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ पे है, भीतरगांव का मंदिर है उत्तर प्रदेश के अंदर।
अगला प्रश्न पूछा गया था कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकर देव जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे के उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया जाता है। स्पेशल एक टॉपिक है सामाजिक सुधार आंदोलन से संबंधित, वहाँ पे ये आपको टॉपिक मिलेंगे। तो जो शंकर देव जो वैष्णव धर्म के प्रचारक थे के उपदेशों को किस नाम से जाना जाता है। जो शंकर देव थे इनके उपदेशों की हम बात करें तो वो था भगवती धर्म। कौन सा था? भगवती धर्म। देखिए खतरनाक प्रश्न आते हैं, थोड़ा डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर है कि मुगल काल में खुद कास्त व पाही कास्त क्या थे। मुगल काल की बात करें तो इसमें खुद कास्त और पाही कास्त क्या थे। देखो इस प्रकार के, तो किसानों के प्रकार थे। किसानों के क्या थे? प्रकार थे। अगला प्रश्न, मुगल काल में मंजिल आबादी, सिपही आबादी और मूलक आबादी का संबंध किससे है। मुगल काल की बात आ रही है, मुगल काल की जितनी भी साहित्य व कला संस्कृति वो पढ़नी पड़ेगी। यहाँ से देखो 3 प्रश्न आए हैं इसके अंदर। तो मुगल काल के अंदर मंजिल आबादी है, सिपही आबादी और मूलक आबादी का संबंध है, किससे है भी? तो ये है अपने, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रशासन के ये भाग थे। हम बात करें जैसे मंजिल आबादी की बात करें तो ये राजघराने से जुड़ी हुई बातें यहाँ पे हैं। सिपही आबादी की बात करें तो यहाँ पे नागरिक और सैन्य प्रशासन से जुड़ी हुई है। फिर मूलक आबादी की बात करें तो राज्य के वित्तीय पहलू से जुड़ी हुई है। तो तीनों याद रखना है। ये देखो कितना डीपली प्रश्न पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का लेवल है, लेकिन यहाँ पे ये पूछ रहे हैं क्योंकि ये जो हमारी एनसीईआरटी की पुस्तक है वहाँ पे लिखा हुआ है, ये दिए हुए हैं। फिर प्रश्न अगला कि स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब किसने प्रकाशित की। स्त्री पुरुष तुलना नाम से जो किताब प्रकाशित की वो किसने की थी? ताराबाई शिंदे, पंडित रमाबाई, ज्योतिराव फूले, राज सुंदरी देवी। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? कौन सा प्रश्न अगला? तो इसका आंसर होगा ताराबाई शिंदे की पुस्तक है, ये याद रखना है कि स्त्री पुरुष तुलना है, ये हो सकता है रिपीट हो जाए, तो ताराबाई शिंदे की। महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार यानी प्रति सरकार की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1943 के अंदर। यानी महाराष्ट्र के सतारा में समांतर सरकार प्रति सरकार की स्थापना 1943 में की गई थी। देखिए लगभग 20 प्रश्न आपको डीपली मिलेंगे, सारे प्रश्न डीपली नहीं मिलेंगे। भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया है? तो उद्देशिका से 1 या 2 प्रश्न पक्का आएगा, अच्छे तरीके से पढ़ना। उद्देशिका मौलिक अधिकार, नीतिदेशक तत्व है और मूल कर्तव्य हैं और संविधान की विशेषताएं हैं। 4-5 टॉपिक है, ज़्यादा बड़े नहीं है, लेकिन पढ़ के जरूर जाना। पढ़ दोगे तो आंसर कर पाओगे। तो इसका आंसर विश्वास है, धर्म है, उपासना है, भाषा है। तो कौन सा शब्द इसमें नहीं दिया हुआ है? भाषा शब्द का उल्लेख नहीं है। विश्वास है, धर्म है और उपासना है उद्देशिका के अंदर। बाकी आप पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। भारत में पथ विक्रेता यानी जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियम अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 2014 में। कब? 2014 के अंदर। पुराने पेपर पढ़ोगे हो सकता है आपके रिपीट हो जाए। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? याद रखना है, जो भी संविधान से जितना जितना लिया है वो सारे याद करना है, एक प्रश्न आएगा। तो इसकी बात करेंगे कौन सा, तो ये लिया गया अपने कनाडा के संविधान से, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। ठीक है। फिर अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया था? तो राष्ट्रपति भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो वो थे बी.डी. जत्ती। कौन थे? बी.डी. जत्ती। फिर है कि किन 2 राज्यों की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान है? किन 2 राज्यों की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान है? तो इनमें कौन कौन से हो जाएंगे? आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, निर्वाचन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या समान है। बच्चों की सुविधा व मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर है 1098, क्योंकि एक टॉपिक दिया हुआ है बाल संरक्षण अधिकार से संबंधित, जहां से ये प्रश्न बना था पिछली बार। भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया जाता है? भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो निश्चित किया जाता है? तो जो 91वां संविधान संशोधन है उसके आधार पर, संविधान संशोधन है जो 91वां, उसके आधार पर मंत्रिपरिषद का आकार जो है निर्धारित किया जा सकता है। 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की है? पंचायती राज से संबंधित एक प्रश्न पक्का आएगा, अच्छे तरीके से पढ़ना है आपको। स्थानीय स्वशासन जिसे पंचायती राज कहते हैं, तो इसका आंसर होगा पी के थुंगन समिति के आधार पर जो है 1989 में
स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान की सिफारिश की गई। उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार में है? अनुच्छेद भी पढ़ना है अच्छे तरीके से। तो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार को अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो उपाधियों का जो अंत है वो किस अनुच्छेद में है? वो है क्षमता का अधिकार, यानी क्षमता का अधिकार जो 14 से लेकर लगभग 18 तक चलता है, 17 तक चलता है, 19 तक या शायद तक। ठीक है, तो उपाधियों का अंक क्षमता का अधिकार ये 14 से लेकर 17 तक है भी। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ 14 से लेकर 17 तक है समता का अधिकार दिया हुआ है। जिसमें हम बात करें 16 के अंदर है लोक नियोजन की क्षमता, लोक नियोजन की है। और 17 के अंदर है अस्पृश्यता, छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत है। ठीक है, छुआछूत जिसे कहते हैं। और 18 के अंदर है उपाधियों का अंत। क्या है? उपाधियों का अंत। ये सारे याद रखें। और 14 के अंदर समान क्षमता का जो है वो दिया गया, क्षमता का अधिकार। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, और 15 के अंदर धार्मिक भेदभाव से संबंधित है वो, तो ये सारे याद रखने हैं आपको। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के सही समूह को पहचाने। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो भाषाओं का उल्लेख है वो 8वीं अनुसूची में, ये प्रश्न पूछा जाता है। और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाएं हैं, ये भी याद रखना है, प्रश्न पूछा जाए तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के सही समूह को पहचाने। तो इसमें संथाली, हिंदी और संस्कृत, सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन व रात को विभाजित करता है कहलाता है प्रदीप्त वृत्त। ये आप जो ज्योग्राफी की मैं बात करूं तो ज्योग्राफी आपको कहाँ से पढ़कर जानी है? एनसीईआरटी की कक्षा 6, 7 और 8 तीनों पुस्तकों को अच्छे तरीके से पढ़ना है, वहाँ से प्रश्न आएंगे। और सीधा ये प्रश्न पूछा गया, सीधी लाइन दी हुई है कक्षा 6 के अंदर कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन व रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। ठीक है, अवरोही पवनें प्रभावित होती है, ये भी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। अवरोही पवनें प्रभावित होती है तो पर्वत से घाटी की तरफ, पर्वत से घाटी की तरफ। फिर एस तरंग के छाया क्षेत्र का विस्तार लगभग है, ये शायद तक मुझे लगता है आपको चैप्टर अच्छे तरीके से कक्षा 12 या 10 के अंदर मिलेगा। एस तरंग के छाया क्षेत्र का विस्तार लगभग कितना है? तो ये है 105 डिग्री से 105 डिग्री तक। ठीक है, तो 105 से 105 डिग्री। फिर है कयाल किस तट पर स्थित है? कयाल किस तट पर है? तो ये मालाबार तट आ जाएगा। कौन सा? मालाबार तट पर है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बेथोलिथ है, लेकोलिथ है, लेपोलिथ है या फेकोलिथ है, ये संबंधित किससे हैं? आप एनसीईआरटी पढ़ोगे कक्षा 6, 7, 8 की, वहाँ पे आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। ये ज्वालामुखी से संबंधित है। किससे? ज्वालामुखी से संबंधित है। अगला प्रश्न ये भी देखो, ये कक्षा 6 की पुस्तक है हमारी अतीत, फर्स्ट के अंदर ये टॉपिक फैंस के बारे में दिया हुआ है, वहाँ से प्रश्न उठाया है। तो हिस्ट्री की और पॉलिटी की और ज्योग्राफी की कक्षा 6, 7, 8। बाकी आप रीट पात्रता परीक्षा के लिए प्रताप क्लासेस के ऊपर टेस्ट सीरीज चल रही है, सामाजिक अध्ययन एसएसटी के लिए स्पेशल। इसमें कंप्लीट टॉपिक वाइज टेस्ट है एक तो, और एनसीईआरटी कक्षा 6, 7, 8 की मैंने अच्छे तरीके से टेस्ट बना के डाल रखे हैं, उनको अच्छे तरीके से बार बार रिवाइज कर लो, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और जो इसमें रीट के अंदर सिलेबस आया है 60 प्रश्नों वाला, उसमें लगभग आपके 70 टॉपिक है और 70 टॉपिक के सारे टेस्ट मैंने डाल दिए हैं। आप अच्छे तरीके से जाकर रिवाइज करें, बस अब टाइम है टेस्ट करने का। आपने पढ़ा है, अब जल्दी जल्दी से टेस्ट कीजिए और प्रताप क्लासेस की ऐप को डाउनलोड करें। मात्र 100 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और अच्छे तरीके से तैयारी करें, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा आपका। अब देखिए फैंस के बारे में कथन पूर्ण सत्य है, कौन सा है? फैंस। ठीक है, फैंस की बात करें तो इसमें देखिए एक तो फैंस की खदानें मेहरगढ़ में मिली है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर 2 नंबर बात करें फैंस प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, ये भी सही है। और रुकिए ये थोड़ा सा फैंस के बारे में पूछा है इसने, तो फैंस के बारे में पूछा है तो खदाने मेहरगढ़ में, ये गलत है, ये भी गलत है। इसमें देखिए बालू और स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोद में मिलाकर उसे बनाई गई जाती है, ये एक बॉक्स दिया हुआ है कक्षा 6 के अंदर, वहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में देखिए इसमें उसके बाद उन वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती है, ये सही है। फैंस से मन की चूड़ियाँ, झुमके और छोटे बर्तन बनाए जाते हैं, ये तीनों कथन सही है। 3, 4 और 5 ये आप कक्षा 6 की पुस्तक में जाएंगे, वहाँ पे आपको ये मिलेगा। फैंस के बारे में एक बॉक्स दिया हुआ है इस साइड, ठीक है, इस साइड एक बॉक्स दिया, उसमें लिखा हुआ है फैंस के बारे में।
अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल के विषय में कौन सा कथन सत्य है। ऋग्वैदिक काल में देखिए सोम एक पौधा था, बिल्कुल सही है, सोम एक पौधा है और सोम एक देवता भी है। ब्रह्मा विष्णु और महेश प्रमुख देवता थे ऋग्वैदिक काल में, तो ये जो है गलत है। सुक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया, ये बिल्कुल सही है, सुक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये सारे एनसीईआरटी की बुक में उपनिषद और अन्य ग्रंथ थे, रचे गए थे। तो ये ऋग्वैदिक काल की बात कर रहा है। इंद्र युद्ध का प्रमुख देवता नहीं था, तो इसका आंसर होगा 1 और 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि कथन सत्य कौन सा है ऋग्वैदिक काल के विषय में। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित वनों व वृक्षों का सम्मिलित कीजिए। एक प्रश्न आएगा वनों से संबंधित। ठीक है, एक प्रश्न आएगा वनों से संबंधित। तो आपको बताना है कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, पर्वतीय और मैग्रोव वन। मैग्रोव वन का प्रश्न आता ही आता है, पक्का प्रश्न आएगा मैग्रोव वन का। तो इसमें देखिए उष्ण कटिबंधीय सदाबहार कौन सा है, महोगनी है। कौन सा है, महोगनी है। और उष्ण पर्णपाती है ताड़ का वृक्ष। और पर्वतीय कौन सा हो जाएगा, इसमें पर्वतीय की बात करेंगे तो स्प्रूस हो जाएगा और मैग्रोव साल के वृक्ष। तो इसका आंसर होगा सी नंबर आंसर हो जाएगा, CDAB। अब अगला प्रश्न देखिए लोहा अयस्क पेटियाँ, एक ये साहित्य कक्षा 9 की आप पुस्तक पढ़ेंगे, वहाँ पे उद्योग एक टॉपिक दिया हुआ, वहाँ पे मिलेंगे आपको। तो भारत में लोहा अयस्क पेटियों का समूह है, यह कक्षा 12 में मिलेगा। तो इसमें बताना है कि लोहा अयस्क की प्रमुख पेटियाँ कौन सी है। ठीक है, तो लोहा अयस्क की बात करें तो इसमें देखिए सिंहभूमि झारखंड भी है, बेलाडीला भी खान है और नेल्लोर ये भी हैं। तो इसमें जो प्रमुख हम बात करें तो आंसर क्या होगा, भारत में लोहा अयस्क पेटियों का समूह है। इस प्रश्न का आंसर 1 भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, क्योंकि मयूरभंज उड़ीसा भी है, सिंहभूम झारखंड और बेलाडीला छत्तीसगढ़ भी है। और वैसे देखें तो उड़ीसा में भी पाया जाता है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भारत के लोहा अयस्क भंडार पाए जाते हैं। तो इसमें बस आपको याद रखना पड़ेगा भी, ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है। ठीक है, कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है। अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है। एक प्रश्न ऐसा आएगा आपका, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो अरावली की बात आ रही है, तो अरावली की बात करें तो ये होगी अपने, इसमें भी 2 आंसर बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व भी है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, और दूसरा आंसर माने तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम भी है। तो प्रॉपर हम बात करें अरावली पर्वतमाला कहाँ से स्टार्ट होती है, दिल्ली से। ठीक है, दिल्ली से शुरू होकर दक्षिणी हरियाणा, ठीक है, फिर राजस्थान, यहाँ से दिल्ली से होती है, इस प्रकार दिल्ली, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान, गुजरात से समाप्त होती है। हम बात करें तो सही उत्तर इसका ये होगा, सही उत्तर हम बात करें 100% जो उत्तर होगा वो ये होगा, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ठीक है, तो डी नंबर इसका आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है राजस्थान जीके से संबंधित, निम्नलिखित जिलों व जलवायु प्रदेशों के बारे में बताना। जलवायु से संबंधित राजस्थान में एक प्रश्न आएगा, जैसलमेर में किस प्रकार की जलवायु है, जयपुर, सवाईमाधोपुर और झालावाड़। हमें बताना है कि इन जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो जैसलमेर में शुष्क जलवायु है, सीधा सा आपको पता है। और जयपुर में कौन सी हो जाएगी, उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और सवाई माधोपुर के अंदर आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और झालावाड़ में अति आर्द्र, यानी सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वो झालावाड़ है। और स्थान आपसे पूछे, स्थान दिया हो तो माउंट आबू हो जाएगा। कौन सा, माउंट आबू हो जाएगा। ठीक है, और इसका आंसर होगा ये होगा डी। पहले डी आएगा, फिर सी, फिर आएगा बी। ठीक है, जयपुर का उपाद्र होगा। अगला प्रश्न देखिए, जिला और परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही बताइए। जिला और परियोजना, चित्तौड़गढ़ राणा प्रताप सागर बांध, अजमेर बिशलपुर परियोजना, उदयपुर मानसी वाकल परियोजना और प्रतापगढ़ जाखम परियोजना। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही होगा। इसमें सही होगा जो सत्य कथन सही है, तो इसमें 1 नंबर सही होगा, चित्तौड़गढ़ में है राणा प्रताप सागर बांध। दूसरा गलत है, अजमेर के अंदर नहीं है, ये टोंक के अंदर है बिशलपुर परियोजना। फिर उदयपुर के अंदर है मानसी वाकल परियोजना, बिल्कुल सही है। और प्रतापगढ़ के अंदर है जाखम परियोजना। तो इसमें जो आंसर गलत होगा वो 2 नंबर आंसर गलत होगा। किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, पक्का 1% फसल से आएगा। तो किन के अंदर है जो राजस्थान का प्रथम स्थान है,
प्रॉपर बात करें तो राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान में सबसे ज़्यादा आपसे पूछे तो सरसों का प्रथम स्थान है। उसके बाद हम बात करें बाजरा भी है, उसके बाद में हम बात करें ग्वार भी है, उसके बाद बात करें तिलहन में भी स्थान प्रथम है। तो ये पहले स्थान पर है, सरसों है, बाजरा है, ग्वार है और तिलहन। ठीक है, तो इसमें आप देखो, इसमें थोड़ा रॉन्ग है ये प्रश्न डिलीट करने के लिए, क्योंकि सरसों भी है इसमें बाजरा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इस प्रकार थोड़ा सा आंसर देखेंगे कि क्या हो सकता है। तो बाकी आप ये याद रखना है, सरसों है, बाजरा है, ग्वार है और तिलहन के अंदर। ठीक है, इनमें याद रखना है आपको। उत्तर हम ए मान सकते हैं, सरसों, चना और मोठ। 2001 से 2011 अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर है, ये प्रश्न आता है तो 10.0% जनसंख्या जो है गंगानगर की वृद्धि दर है। विश्व घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई? बड़ा अच्छा प्रश्न है, राजस्थान जीके के। विश्व घाटी पंचानन, तो ये कहते हैं राणा हमीर को। किसको कहते हैं? राणा हमीर को। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? एक प्रश्न यहाँ से आएगा, तो स्वरूप सिंह थे, उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह। राजपुताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? तीसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ? अजमेर के अंदर। तीसरा अधिवेशन हुआ था मार्च शायद तक 1920 के अंदर, ये हुआ था अजमेर के अंदर। ठीक है, अजमेर के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? एक प्रश्न एकीकरण से आएगा, तो हीरालाल शास्त्री जी को बनाया गया था वृहद राजस्थान। बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? बाणासुर के नाम से जाना जाते हैं मेजर सत्तान सिंह। यहाँ पे कक्षा 9 की आप राजस्थान अध्ययन की पुस्तक पढ़ोगे तो पीछे आपको कुछ स्वतंत्रता सेनानी या प्रमुख व्यक्तित्व मिलेंगे, वहाँ से ये प्रश्न उठाया गया। बाणासुर का शहीद मेजर सत्तान सिंह, यहाँ पे दिया हवलदार मेजर पीरू सिंह के बारे में भी दिया हुआ है। तो केसरी सिंह बारट को जानते हैं, प्रताप सिंह बारट को भी आप जानते हैं। चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया था? चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसके द्वारा करवाया गया था? ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा। ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न पूछा है कि तुलसी है, हालरो है, तिमणियाँ हैं और पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग में पहने जाते हैं? तो तुलसी आ गई गले के अंदर, याद रखना, तुलसी, हालरो, तिमणियाँ और पोत ये गले के अंदर पहने जाते हैं। अगला पूछा कि विजयदान देथा की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? तो कौन सी? दुविधा पहेली, ये प्रश्न पूछा गया था। अब मैं आपको एक वीडियो देने वाला हूँ, जितने भी साहित्य ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं, पत्रिकाएं हैं, वो सारी मैं आपको एक वीडियो में दे दूंगा। हेला ख्याल नामक 2 लोक नाट्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो हेला ख्याल आपसे आ जाए तो दौसा की है, हेला ख्याल है दौसा की प्रसिद्ध है, और रम्मत बीकानेर की प्रसिद्ध है। पटेलिया, बिछियो, लालर और माछर क्या है? बड़े गजब के प्रश्न हैं। पटेलिया है, बिछियो है, लालर, ये है मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है भी, मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत। अब आगे शिक्षण विधियाँ। सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में है जो मानव मामलों से संबंधित है, यह परिभाषित की गई थी। ये परिभाषा है यह फेयरचाइल्ड द्वारा कहा गया कि सामाजिक जीवन उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में जो मानव मामलों से क्या है? संबंधित है, सामाजिक जीवन। ठीक है, तो ये फेयरचाइल्ड द्वारा। निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री है? इनमें से श्रव्य सामग्री कौन सी है? तो लिंगवा फोन हो जाएगी। एक आप पढ़ोगे तो उसमें दिए हुए हैं, तो लिंगवा फोन जो है एक श्रव्य सामग्री है। इनमें से कौन सा एक किलपैट्रिक द्वारा दिया गया परियोजना का प्रकार नहीं है? किलपैट्रिक द्वारा दिया गया, तो कौन सा नहीं होगा? किलपैट्रिक द्वारा दिया गया वो होगा विधिवंश परियोजना। ये जो है किलपैट्रिक द्वारा नहीं दिया गया है। रचनात्मक परियोजना दी हुई है, समस्यात्मक परियोजना है और अभ्यास परियोजना, ये सारी किसकी है? किलपैट्रिक की है। ठीक है, अगला प्रश्न, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया था? रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया था? B.F. स्किनर ने। किसने? B.F. स्किनर के द्वारा किया। अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से कौन सी एक आकलन की सीमा नहीं है? आकलन की सीमा नहीं है, समय की कमी है, और प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व देना, संकल्पनात्मक त्रुटि, भय और तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति। तो इसमें जो है एक नहीं है, कौन सी है? भय और तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति। ये आकलन की सीमा नहीं है, बल्कि समय की कमी ये आकलन की सीमा है।
संकल्पनात्मक त्रुटि ये भी है, और प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व देना ये भी आकलन की सीमा है। कौन सी एक पाठ योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है? पूर्वापेक्षा नहीं है। देखिए इसमें थोड़े से शब्द है वो हार्ड आते हैं, लेकिन हमको अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें देखिए विषय का ज्ञान है, और अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान ये नहीं है पाठ्य योजना में। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान है, विधियों, शिक्षण और तकनीकी ज्ञान, ये तो आपको पता होगा ही होगा। तो ये इसका आंसर बी होगा। निम्न में से एक सुमेलित है, तो ये विधियाँ आपको एक याद रखनी पड़ेगी, एक प्रश्न आएगी। तो सुकरात की विधि है निर्देशन विधि, प्लेटो की है प्रश्नोत्तर विधि, हर्बर्ट स्पेंसर की विधि कौन सी है? संवाद विधि, और अरस्तु की आगमन और निगमन विधि ये नहीं होगी। अरस्तु की आगमन और निगमन विधि नहीं है, याद रखना है, ठीक है आपको। अगला प्रश्न है कि कौन सा एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है? शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है। पर्यावरण से परिचित होना बिल्कुल है। सामाजिक व आर्थिक संस्थानों में रुचि ये भी है। सांस्कृतिक विरासत की सराहना बिल्कुल सही है। जाति प्रथा की प्रशंसा ये इसमें नहीं आता है। सामाजिक अध्ययन से संबंधित जितने भी समाज, पर्यावरण, वातावरण से जुड़े हैं वो सारे आएंगे। फिर प्रश्न है कि समस्या के समाधान के लिए कितने चरणों का सुझाव दिया गया है? तो इसमें समस्या के समाधान के लिए एक तो उत्तर माना गया, 5 माना गया है, 5 भी माने गए हैं और 7 भी माने गए हैं समस्या समाधान के, ठीक है। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से वापस आती है? बड़ा गजब का प्रश्न है। तो ये आती है आयन मंडल से। किस मंडल से? रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से वापस आती है? आयन मंडल से। आपका स्पेशल टॉपिक है भारत के प्रमुख मंडल, पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल। निम्न में से किस चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ कहते हैं? किस चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ कहते हैं? तो होता है टोर्नेडो। कौन सा होता है? टोर्नेडो चक्रवात। निम्नलिखित धाराओं में कौन सी ठंडी धाराएं हैं? तो ठंडी धाराओं की हम बात करें, इसमें लेब्राडोर की जो धारा है वो ठंडी है, ठीक है। उसके बाद में ओयासिवो की धारा ठंडी है, और दूसरा बेंगुला धारा जो है ठंडी है। तो अलास्का की धारा गर्म है। इसमें आंसर होगा 1, 2, 3, ठीक है। जो ध्रुवों की ओर जाएगी वो सारी की सारी क्या होगी? धाराएं ठंडी होगी, और जो भूमध्य रेखा की तरफ आएगी वो सारी धाराएं गर्म होगी, ठीक है। उपभू के समय ज्वारीय क्रम होता है। उपभू के समय ज्वारीय क्रम होता है सामान्य से अधिक। ये सारे एनसीईआरटी बुक से उठा उठा के डाले इन्होंने। तो ये हमारे 150 प्रश्न थे, 2022 का पेपर है, और 60 प्रश्न इस प्रकार के आए थे। ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है, लेकिन हमें अपनी जो है सूझबूझ के साथ पूरा पेपर करना पड़ेगा। हमने थोड़ी सी गलती की, अगर नहीं पढ़ा, जल्दी जल्दी में पेपर कर दिया, तो ये सारे प्रश्न गलत हो जाएंगे, ठीक है। इस 60 प्रश्नों में से आपके 20 प्रश्न ऐसे हैं जो हार्ड है, ठीक है। 20 प्रश्न ऐसे हैं जो हार्ड है, 40 प्रश्न ऐसे हैं जो सरल है। इन 40 प्रश्नों को अच्छी तरीके से आपको करना होगा। ये इन 40 प्रश्नों में से अगर प्रश्न गलत होता है तो आप बहुत पीछे चले जाओगे, ठीक है। तो इन 40 प्रश्नों को अच्छी तरीके से करना। ये 20 प्रश्न सभी के लिए हार्ड आएंगे, ऐसा नहीं है कि आपके लिए हार्ड आएंगे, लेकिन इस 20 प्रश्नों में भी आपको सूझबूझ के साथ कर दिए तो समझो आप रीट में 100 से ऊपर नंबर लेके चले गई। ये पेपर था, मैंने आपको अच्छी तरीके से कराया। बाकी आप प्रताप क्लासेज को वो रीट की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, इसमें 60 प्रश्नों के लिए मैंने जो है टेस्ट सीरीज चला रखी है। वहाँ से टेस्ट जल्दी जल्दी से करो और वहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अच्छे तरीके से हम अगला पेपर, अगला जो शिफ्ट होगा 2022 का, शिफ्ट 3 के अंदर पेपर हुआ था, उसकी बात करेंगे। जीके के प्रश्न कैसे पूछे गए थे, और 4th जो शिफ्ट हुई थी उसमें पूछेंगे, देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो सारे हम चर्चा करेंगे, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम 2021 का पेपर समझेंगे, 2017 का देखेंगे, 2015 का देखेंगे, 2012 का देखेंगे, 2011 के अंदर देखेंगे। तो सारे पेपर देखेंगे किस प्रकार के हो सकता है। अगर आपने ये पेपर सारे पढ़ लिए तो आपको लगभग 5 से 6 प्रश्न देखने को मिल जाए वापस रिपीट, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, जरूर देखें पेपर को, अच्छे तरीके से रिवाइज करें। जय हिंद जय भारत दोस्तों।